जिस इलाके में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टियां की, जश्न मनाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का वो मशहूर मकौला जिसमें उन्होंने कहा था कि कड़ाका कड़सी, वो कड़ाका भी निकाल दिया उन्होंने। उसी क्षेत्र में अब भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट को लेकर बवाल कट रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए राजौरी पुंछ में कहना कि हम जीत गए या हम जीतेंगे या हमारी संभावना जीतने की ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। यानी पेच फंसा हुआ है और इन 8 सीटों के ऊपर क्या समीकरण है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस शुमारे में इसी पर बात। सबसे पहले हम बात राजौरी की करते हैं। राजौरी में समीकरण ये बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, चौधरी तालब हुसैन, महामंत्री जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता और एक और कर्मठ कार्यकर्ता दिनेश शर्मा, टक्कर इन 3 के बीच में। किसी एक को मैंडेट मिलता है तो दूसरे 2 बवाल काटते हैं। अच्छा, यह भी समाचार आ रहा है कि विबोध गुप्ता को संगठन चाहता है कि उसे मैंडेट दिया जाए। महामंत्री हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, उन्हें मैंडेट दिया जाए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोफाइल है वो इस तरह का है कि उस प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए जो कार्यकर्ता निचले स्तर पर हैं वो कहते हैं कि दिनेश शर्मा को मैंडेट दिया जाए। वहीं पर गुजर बकरवाल कबीला के वोट को ध्यान में रखते हुए चौधरी तालिब हुसैन कहते हैं कि सबसे दमदार दावेदारी अगर किसी की है तो वो मेरी है। अब पार्टी अगर मैंडेट देती है विबोध को तो बाकी 2 जाहिर सी बात है राजनीतिक प्लेयर हैं, दोनों फिर कोशिश करेंगे कि हम चुनावी मैदान में उतरें। हो सकता है आजाद उम्मीदवार उतर जाएं, हो सकता है किसी और दल में चले जाएं, वहां से चुनाव लड़ें। और मजेदार बात तो यह है कि यह सीट आई है कांग्रेस के पाले में और अभी तक कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी का यहां से नाम घोषित नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रेबल करके कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरा है और सभी की नजरें बीजेपी के मैंडेट के ऊपर हैं कि बीजेपी जो ही किसी को मैंडेट देगी तो वो अगले 2 खिलाड़ियों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी राजौरी में बड़ा सख्त पेच फंसा हुआ है, बड़ी टफ सीट बन गई है राजौरी की। और यह सीट इतनी टफ बन गई है कि इस सीट पर पीडीपी के पास मास्टर तसद्दुक हुसैन है, एक युवा चेहरा ताजीम डार की शक्ल में है, लेकिन वो भी अपनी दावेदारी नहीं ठोक रहे कि जी हमारी दावेदारी है, हम लड़ना चाहते हैं, हमें मैंडेट दीजिए। तो ये पहली सीट राजौरी की जहां पर बीजेपी के लिए स्थिति बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो नाजुक है और लोगों के बीच में ये बात भी चल पड़ी है कि जनाब जब आपने वीसी वाइस चेयरपर्सन बनाना था या आपने एमएलसी बनाना था तो आपने एमएलसी बनाते वक्त, वाइस चेयरपर्सन बनाते वक्त इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि किसकी मेजॉरिटी है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये मैं नहीं, ये वहां का कार्यकर्ता और वहां के लोग बता रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। और अगर आपने इस बार फिर यही किया तो फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमको अपना प्रत्याशी उतारना पड़ेगा और वो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरकर धमाल चौकड़ी करेगा। और मान लीजिए आपने वहां मैंडेट दे दिया तो मतलब मामला सारा बगावत के ऊपर टिका हुआ है और बीजेपी को बड़ा सोच समझ के, सूझबूझ के साथ मैंडेट देना होगा। एक को मैंडेट देगा, दूसरा हंगामा कर देगा। अब आइए दूसरी सीट के ऊपर राजौरी में ही बात करते हैं बुद्धल की। बुद्धल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट दिया है जावेद चौधरी को और उन्हीं के मामा जुल्फिकार चौधरी बीजेपी के मैंडेट पर वहां से चुनाव लड़ेंगे और एक युवा चेहरा गुफ्तार चौधरी भी मैदान में है। मगर विडंबना देखिए हमारी राजनीति की क्या है। एक ही परिवार है, जिस परिवार के 2 सदस्य हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और यहां तक बताया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्षेत्र में कोई दूसरा प्रत्याशी सोचता भी नहीं चुनाव लड़ने के बारे में, क्योंकि यह परिवार ही इतना ताकतवर है। लड़ेगा तो परिवार से ही कोई आदमी लड़ेगा। इसीलिए इस सीट के ऊपर कोई विरोधाभास, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं।
एकमात्र जो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता वहां से था, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो अब पार्टी के साथ मिलकर ही काम कर रहा है। उसने पार्टी के विरोध में कुछ बातें जरूर कही थी, लेकिन बाद में चूंकि ऐसा लगता है वो बातें चली नहीं। नतीजा ये निकला कि एक ही बुद्धल की सीट है जिसमें जावेद चौधरी का मुकाबला सीधा सीधा जुल्फिकार चौधरी के साथ है। और कल मामा जी ने ये दावेदारी ठोकी है कि मैदान में कोई भी आए, सीट तो बीजेपी ही जीतेगी। बड़ा कड़ा मुकाबला दोनों, और एक ही परिवार है ये, और इस एक परिवार के आपस में ये लोग हैं जो लड़ रहे हैं चुनाव। जावेद चौधरी का प्लस ये है कि युवा है, नया चेहरा है, और कॉन्स्टिट्यूंसी में लंबे समय से लगे हुए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। जुल्फिकार चौधरी लंबे समय से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते आए हैं, और अब जुल्फिकार चौधरी को जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ेगा, नाराजगी भी लोगों की होगी, लेकिन एक मजबूत और ताकतवर दावेदार जुल्फिकार चौधरी। अगर जावेद चौधरी उनको पटखनी देते हैं तो इट विल बी टर्निंग द टेबल्स। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है जो बुद्धल में होने जा रहा है। उसके बाद अगर इसी में हम बात करें नौशेरा की, तो नौशेरा में अभी तक केवल एक प्रत्याशी सामने आया है, वह सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जनता यह बता रही है कि इनकी दावेदारी इतनी मजबूत है कि अभी तक दूसरा कोई खिलाड़ी मैदान में उतरा ही नहीं। यहां से रविंद्र शर्मा मैदान में उतरने वाले थे कांग्रेस के, लेकिन चूंकि अलायंस हो गया तो इसके चलते अभी तक कोई जानकारी उनके बारे में नहीं है कि क्या वो एक डिसिप्लिन सोल्जर के साथ कांग्रेस में कंटिन्यू करेंगे या वो सुरेंद्र चौधरी के मुकाबले में आजाद उम्मीदवार बनकर उतरेंगे। संभावना बहुत कम है, क्योंकि एक अनुशासित खिलाड़ी की तरह लंबे समय से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं और साथ में डिसिप्लिन सोल्जर की तरह चल रहे हैं। संभावना कम है कि वो कोई बगावत करेंगे। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को यहां से चुनाव लड़ने के लिए जो सूचना मिली, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या रविंद्र रैना मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। और मान लीजिए यहां से वो मैदान में नहीं उतरते हैं तो नौशेरा की सीट के ऊपर सुरेंद्र चौधरी के मुकाबले में कौन आएगा वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी है। कालाकोट सुंदरबनी सीट के ऊपर भी बीजेपी के लिए बवाल है। कालाकोट और सुंदरबनी दो भाग हैं, और कालाकोट ये मैं नहीं, ये वहां के जो लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं, आम जनता, वहां के समाज सेवक, वहां के राजनीतिक लोग, वो ये बताते हैं कि जी जो मैंडेट इस बार गया है वो एक ही परिवार को यहां पर भी गया है। जैसे बुद्धल में एक परिवार लड़ रहा है, वहां मामा भांजा है और यहां चाचा भतीजा है। आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े कर्मठ और ताकतवर लीडर थे डॉक्टर यशपाल, माफ की ठाकुर यशपाल सिंह, बड़े मीठी बात करने वाले, बड़े सुलझे हुए, और उनका स्वभाव ही कमाल का था। तो जाहिर सी उनके देहांत के बाद अब उनके भाई ठाकुर रणधीर सिंह चले गए हैं बीजेपी में। वहां से बीजेपी ने मैंडेट दिया ठाकुर रणधीर सिंह को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ठाकुर यशोवर्धन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। दोनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और दोनों आते हैं कालाकोट से। वहां पर सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उनके बीजेपी के डीडीसी हैं राजेंद्र शर्मा, और अन्य कुछ और लोग भी हैं। उनका यह कहना है कि जी आपने मैंडेट दिया है कालाकोट को, तो सुंदरबनी को तो मिला कुछ नहीं। और यहां यह भी मैं आपको बताऊं कि कालाकोट से एक समय लड़े थे अब्दुल गनी कोहली, पूर्व मंत्री, मैंडेट ही नहीं मिला, उनकी छुट्टी कर दी बीजेपी ने। अब यहां पर भी बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति है। कोशिश की जा रही है कि इस विरोधाभास को खत्म करके जो है ठाकुर रणधीर सिंह के पीछे सभी को खड़ा किया जाए, मगर इसकी संभावना बड़ी कम है। दूसरी तरफ ठाकुर यशोवर्धन सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साझा उम्मीदवार यहां से होंगे। अब आइए उसके बाद थाना मंडी। अब ये राजौरी में तो आप जानते हैं कि अभी तो फिलहाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो किसी कैंडिडेट की घोषणा भी नहीं की। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बीजेपी वाले अपनी घोषणा करें और हम फिर धावा बोल दें। थाना मंडी में शब्बीर खान होंगे आईएनसी एनसी के साझा कैंडिडेट। शब्बीर, क्योंकि यह सीट थाना मंडी की गई है कांग्रेस के पाले में। शब्बीर खान इंडियन नेशनल कांग्रेस और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की साझा कैंडिडेट। लेकिन लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे स्वर्गीय मोहम्मद असलम खान के बेटे
जिन्होंने जुडिशरी से इस्तीफा दिया, जज थे और बड़े बेहतरीन, बड़े काबिल जज थे। लोग इनकी बड़ी तारीफ करते थे, लोग कहते थे बड़े काबिल हैं और बड़ी सुलझी हुई जजमेंटें देते हैं। और बड़ा एक इनका जबरदस्त कैरियर था, और जिस उम्र में ये जज बने थे उसके हिसाब से आराम से ये हाईकोर्ट के जज, और उसके बाद भी इनके आगे बढ़ने के बड़े चांसेस थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के नतीजे में जो हालात पैदा हुए, उन हालात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने इनके साथ 2-3 बार जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं, उन हालात के नतीजे में मुझे अच्छे से याद है कि जब 2-4-5 बार मैंने इनसे बात की तो मुजफ्फर खान बड़े सेंटिमेंटल और बड़े इमोशनल 370 को लेकर हो जाते थे, बड़े भावुक हो जाते थे। और मुजफ्फर खान ने बड़े दमदार तरीके से यह बात कहनी कि जो जम्मू कश्मीर से 370 छीना गया है, यह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म किया गया है। और बड़ा कहते थे कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इस जुल्म के खिलाफ हमको जंग करनी है और अपने मुल्क से 370 को वापस रिस्टोर करवाना है। उसके बाद जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये इस 370 में की वकालत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए। शरीफुल नफ्स इंसान, बड़ी सीधी सरल बात करने वाले आदमी मुजफ्फर खान ने अपना वो जुडिशरी का बेहतरीन कैरियर छोड़ दिया और आ गए सियासत के मैदान में। अब जाहिर सी बात है, एक इमोशनल आदमी, एक सियासी आदमी जो इस मैदान में आया हो, जब मौका आए, जब वक्त आए कि वो आप कंट्रीब्यूट कुछ कर सके और वहां पार्टी ये तय कर दे कि जनाब हमने कर लिया अलायंस, आपकी होगी छुट्टी। तो मुजफ्फर खान के बारे में अब उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है और उसमें मुजफ्फर खान ने बिल्कुल साफ किया है कि वो तो मैदान में उतरेंगे। अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ब्लेसिंग्स के साथ उतर रहे हैं, क्योंकि डीडीसी में भी यही तमाशा देखने को मिला था। एक तरफ अलायंस था, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना ये था कि भाई जिस कैंडिडेट को रोक न सको उसको लड़ने दो। अब यह भी इंटरेस्टिंग देखना होगा कि अगर मुजफ्फर खान मैदान में उतरते हैं तो क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की आशीर्वाद से उतरेंगे, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उन कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करेगी जहां पर जो उनकी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते थे वो चुनाव बागी उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे होंगे, यह देखना होगा। अगर वो नहीं आए तो मतलब फिर साफ है कि हम नहीं आएंगे, आप लड़ लीजिए। मुजफ्फर खान अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से उतरेंगे। उसके बाद यहां पर ही हैं भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से बिना किसी पद के, बिना किसी पोजीशन के इकबाल मलिक। मोहम्मद इकबाल मलिक एक उस समय बीजेपी में गए जब बीजेपी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। बीजेपी का मुसलमानों के बीच में एक परसेप्शन था कि बीजेपी मुसलमान मुखालिफ पार्टी है, और रजौरी पुंछ में खासतौर पर माहौल भी उस तरह का था। लेकिन इकबाल मलिक ने खुद को बीजेपी के हवाले कर दिया और बीजेपी में चले गए। और इकबाल मलिक ने उस वक्त भी स्ट्रीट लाइन के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं गया हूं तो अपने लोगों के लिए और सोच समझ के गया हूं, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि मरकजी सरकार, यही सरकार दिल्ली में जो बीजेपी की है, यही हमको एसटी स्टेटस देगी और कोई सरकार एसटी स्टेटस देने की का मादा नहीं रखती। मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा यकीन और बड़ा भरोसा है। उनका यकीन और उनका भरोसा हकीकत में बदल गया और पहाड़ियों को एसटी मिल गया। इकबाल मलिक उसकी बात जबरदस्त तरीके से, और यह भी जाने कि इकबाल मलिक एक सरकारी मुलाजिम रहे हैं और सरकारी मुलाजिम से इस्तीफा देकर वो राजनीति में आए हैं। इकबाल मलिक बीजेपी की तरफ से वहां से प्रत्याशी होंगे, और यह भी आप जानते हैं कि बीजेपी के कमल के फूल के ऊपर वो डीडीसी बने हैं। तो कमल के फूल के ऊपर लोगों को वोट डलवाना कोई बड़ा मामला भी इकबाल मलिक के लिए नहीं है। बीजेपी के बड़े मजबूत और ताकतवर खिलाड़ी हैं रजौरी पुंछ से। मगर इनकी बदकिस्मती यह कि बीजेपी में एक लंबे समय से होने के बावजूद ना ये बीजेपी की कार्यकारिणी में है, माफ कीजिएगा, ना ये बीजेपी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर ग्रुप जो है, उसका हिस्सा इकबाल मलिक नहीं है। क्यों इकबाल मलिक हिस्सा नहीं है, या बीजेपी के संगठन में इनको कोई अहम जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, वो तो बीजेपी बेहतर जानती होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी के एक जबरदस्त कार्यकर्ता होने के बावजूद पहाड़ियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले इकबाल मलिक बीजेपी के प्रत्याशी तो हैं थाना मंडी से, लेकिन बीजेपी संगठन में इनके पास कोई पोजीशन नहीं है। जैसे चौधरी तालिब के पास कोई पोजीशन नहीं, वैसे इनके पास भी कोई पोजीशन नहीं है। और चौथे खिलाड़ी हैं यहां से कमर चौधरी, पीडीपी के मैंडेट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाकी तीनों खिलाड़ियों के मुकाबले में ये कमजोर नजर आ रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन
कमर चौधरी गुजर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखते हैं। इकबाल मलिक, मुजफ्फर खान, शब्बीर खान तीनों पहाड़ी कबीला के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जानते हैं गुज्जर पहाड़ी लड़ाई बड़ी खतरनाक है रजौरी पुंछ में, और अब जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में और ज्यादा तीखी होने की संभावना है। अगर ना भी हुई, शब्बीर खान, मुजफ्फर खान, इकबाल मलिक तीनों को का डिपेंडेंस लार्जली जो है वो पहाड़ी कबीला के वोट के ऊपर होगा, क्योंकि कमर चौधरी का तो एक ही वहां पर कमर चौधरी की तो एक ही बात पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी कि जनाब ये जो गुजर बकरवाल कबीला के लोग लंबे समय से कहते भी आए हैं कि जनाब हमारा हक ले गए और हमारा जो एसटी था उसमें हमारे साथ कुछ और लोग शामिल हो गए, तो इस तरह की बात है। तो इसके चलते कमर चौधरी पीडीपी की तरफ से थाना मंडी से उम्मीदवार होंगे। अब ये पोजीशन है थाना मंडी की। अब जैसे मैंने आपको कहा कि रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान की मजबूरी है कि उनको इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना होगा, और कोई खबर कहीं से यह नहीं आ रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि जो बागी लीडर मैदान में उतरे हैं उन्हें किसी तरीके से पैलिकेट किया जाए और उन्हें कहा जाए कि इस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमको मिलकर लड़ना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है, आप फिलहाल ये लड़ाई छोड़िए, आप मैदान में मत उतरिए, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम आपको, अगर हम जीत गए तो राज्यसभा का सांसद बना सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा की 4 सीटें हैं और जिन 4 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने वोट करना है, वो खाली पड़ी रिक्त पद है वो चारों, तो वो 4 राज्यसभा की सीटों के लिए एक में मुजफ्फर खान भी नॉमिनेट हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, करे क्या कांग्रेस, उनके लिए भी तो एक परेशानी है, विडंबना है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन यू आर श्योर अबाउट योर विक्ट्री यू प्रॉमिस समथिंग टू द पीपल, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट योर विक्ट्री तो आप फिर यही करते हैं कि चलो अगर वो लड़ रहे हैं लड़ने दीजिए, चुनाव के बाद जाकर हम हाथ पैर जोड़ के अगर वो जीते तो पार्टी में वापस लाएंगे, मगर क्या जीतेंगे, जीते तो उसके बाद की कहानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम पुंछ की। अब रजौरी का जैसे मैंने आपको सीटू का बता दिया, रजौरी, बुद्धल, थाना मंडी, नौशेरा सुंदरबनी। अब आइए पुंछ में। पुंछ की सीट का जहां तक ताल्लुक है वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो साफ है कि एजाज जान चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक और प्रत्याशी थे पूर्व चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जहांगीर मीर, लेकिन कोई जानकारी उनको नहीं है कि वो कोई बगावत करेंगे या वो कोई वहां से चुनावी मैदान में उतरे, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। बीजेपी की तरफ से एक अजीब चीज कर दी है बीजेपी ने। सूत्र ये बताते हैं कि गनी चौधरी एक ताकतवर और मालदार आदमी है और साथ में उनका एक वर्चस्व, अपना एक कद है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसकी जानकारी ना तो पुंछ से पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा को थी और ना ही इसकी कोई जानकारी शहनाज गनई को थी। अब शहनाज गनई भी बीजेपी में आई हैं और आप देख रहे होंगे बहुत सारी सभाएं उन्होंने पुंछ में की हैं। प्रदीप शर्मा पूर्व एमएलसी और ताकतवर लीडर माने जाते हैं बीजेपी के, वहां से कोई नया चेहरा बीजेपी में आने वाला है, इसकी जानकारी इन दोनों को होनी चाहिए। हो सकता हुई भी हो, लेकिन अभी तक जो इनके बिल्कुल करीबी लोग हैं वो ये बताते हैं कि नहीं जी, इन्हें नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, इनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही उन्होंने गनी चौधरी को पार्टी में लाया। अब अगर गनी चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी वहां से हो जाते हैं, गनी चौधरी के प्रत्याशी होने का मतलब हो गया कि शहनाज गनई भी नाराज और प्रदीप शर्मा भी नाराज। अब क्या बीजेपी कहीं जाकर शहनाज गनई को यह तो नहीं कह रही कि आपको राज्यसभा का सांसद बनाएंगे, छोड़ दीजिए, छोटी मोटी चुनाव है, तो जम्मू कश्मीर की यूटी के चुनाव है, आपको फिक्र भरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यह कहा है या कोई और कहानी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्थिति यह है कि बीजेपी के लिए यहां पर भी पेच फंसा हुआ है कि आप गनी चौधरी के साथ हैं तो फिर शहनाज गनई और प्रदीप शर्मा के साथ कौन है, और क्या वो दोनों मिलकर मदद करेंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि आप एमएलसी रहे हैं और आप एक पार्टी के साथ लंबे समय से चलते आ रहे हैं। रात को एक आदमी पार्टी ज्वाइन करता, सुबह आप उसके हक में मैंडेट अनाउंस कर देते हैं, तो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हार्डवर्न तो होगा ना कि जी हम तो इनसे पहले आए थे, हम तो गाजे बाजे के साथ आए थे, तो हमारे गाजे बाजे के साथ आने के बावजूद आपने हमारी जगह किसी और को चुना क्यों, इस सवाल पैदा होगा। 12 जवाब देना बीजेपी का काम। इसके चलते आप खुद सोचिए कि स्थिति क्या बन गई है
पहाड़ी कबीला को एसटी देने के बावजूद पोजीशन जो है इस वक्त क्या है बीजेपी की पुंछ में। जैसे मैंने आपको कहा एजाज जान हूं, और वो ये मैं समझ सकता हूं कि क्या इक्वेशन ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने गनी चौधरी को जितवाया होगा। वही पहाड़ी गुजर बकरवाल कबीला और पहाड़ी कबीला की जो लड़ाई है उसी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर यह हो जाता है कि लोग ये पूछते हैं कि जनाब एसटी आपने दिया पहाड़ी कबीला को, और अब आप जो है गुजर कबीला से, गुजर बकरवाल कबीला से कैंडिडेट जो खड़ा कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास की स्थिति है। और वोटर को ये समझना कि भाई वोटर को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, वो बिल्कुल भोला भाला आदमी हम जो कहेंगे वही सुनेगा, ऐसा नहीं है। आज वोटर आपका यूट्यूब फेसबुक दबा के देख रहा है, ट्विटर पे ट्वीट भी कर रहा है, तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से शाहनवाज चौधरी की घोषणा हो गई कि भाई शाहनवाज चौधरी जो है वो आईएनसी और एनसी के साझा कैंडिडेट होंगे, और बीजेपी की तरफ से भी घोषणा हो गई कि भाई मुश्ताक बुखारी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के मैंडेट के एक और दावेदार थे, प्रबल दावेदार कहा जाता था उनको, सुहेल मलिक। मुश्ताक बुखारी पहाड़ी कबीला के लिए एक बड़े लीडर हैं और बड़े पहाड़ियों के बीच में उनकी एक बड़ी इज्जत है, बड़ा मान है, और पहाड़ी इस बात का बड़ा एहतराम करते हैं कि सैयद मुश्ताक बुखारी ने बड़े वलवले और दबदबे के साथ ये बात कही कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं, वो करने के लिए तैयार हूं अगर पहाड़ी कबीला को बीजेपी एसटी देती है। ये ठीक है उनकी, लेकिन कुर्बानी क्या दी सैयद मुश्ताक बुखारी ने? पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, जीत रहे थे, अकरम चौधरी से हार गए। हारने के बाद वो तो जाहिर सी बात है, जब आप एक बार चुनाव हार गए तो आप घर बैठे हुए हैं। तो कुर्बानी किस पोजीशन से दी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव थे? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे? ऐसा कुछ नहीं था। मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ताकतवर लीडर जरूर थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बाद मुश्ताक बुखारी वहां से चुनाव हार गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि मुश्ताक बुखारी ने कुर्बानी कहां से दी? जो लोग बार बार कहते कुर्बानी दी, तो वो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कुर्बानी उनकी जरूर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी, और छोड़ने के बाद ठीक ठाक उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर, और ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे पहाड़ी कबीला के एसटी को लेकर सीरियस नहीं थी, कितना उनको गुस्सा था इस चीज का कि वो एसटी क्यों मांग रहे हैं, वो सारी बातें उन्होंने की। मगर सवाल पैदा यह होता है कि अगर पार्टी से निकलने के बाद जिस पार्टी ने आप पर एहसान किए हों और आप उस पार्टी से एसटी मनवा न सके हों साल 2019 तक, उसके बाद जब आपको बीजेपी वो स्टेटस दे देती है, फिर उस पार्टी को कोसना जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने आपको इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी, जिस पार्टी ने आपको बोर्ड में बिठाया, और मतलब वो समझ से बाहर है। तो यहां पर सुहेल मलिक भी सुनने में आ रहा है कि मैदान में उतर रहे हैं और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। अकरम चौधरी खामोश है। स्वर्गीय चौधरी मोहम्मद असलम की बेटी अकरम चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए थे, अच्छा खासा काम किया अकरम चौधरी ने इस पीछे लोकसभा के चुनाव में, इसी उम्मीद में कि जनाब अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तो मैं ही प्रबल दावेदार हूंगा, तो मुझे ही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब लगी कोलिशन करने, प्री पोल अलायंस करने, तो प्री पोल अलायंस में सीट दे दी कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस में भी एक नौजवान उभरता चेहरा जो राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, शाहनवाज चौधरी, डीडीसी मेंबर हैं और दावेदारी ठोकी उन्होंने अच्छी खासी। कांग्रेस में अब उनकी बात दबा के सुनी जाती है। गुलाम नबी आजाद के खिलाफ ठीक ठाक उन्होंने महाज खोला था। तो शाहनवाज चौधरी की दावेदारी इतनी जबरदस्त थी कि उस दावेदारी के चलते पूरी कांग्रेस ने जोर लगाया और शाहनवाज चौधरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस का कैंडिडेट बनाया सुप्रीम कोर्ट से। अब आप कहेंगे यहां किसी को एज किसी को नहीं। यह त्रिकोणीय मुकाबला है, शाहनवाज चौधरी और अकरम चौधरी उतरे तो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और पहाड़ी कबीला से केवल होंगे सैयद मुश्ताक बुखारी। तो आप खुद इक्वेशन समझ लें कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने की संभावना है। उसके बाद आइए मेंढर में लंबे समय से जावेद राणा लड़ते आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको रिपीट करना था, उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं थी, तो उन्होंने रिपीट किया है उनको। लेकिन बीजेपी के लिए वाजिद बशीर टिक्कू मतलब बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता,
पहाड़ी कबीला को एसटी मिला और उसके बाद वो गाजे बाजे के साथ रैली निकालना चाहते थे, गिरफ्तार भी हुए, सारा कुछ हुआ उनके साथ। अब वाजिद बशीर टिक्कू का यह था कि जनाब, एक तो मैं डीडीसी, जाहिर सी बात है वाजिद बशीर टिक्कू का यह था कि एक एसटी कैंडिडेट है, बड़े पावरफुल कैंडिडेट, कि जनाब जब बारी आएगी तो हम ही होंगे मंजूर नजर। लेकिन यहां पर कहानी पलटी और मुर्तजा खान जो पहले पीडीपी में थे, वो एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाएगा, ये बात करने वाले मुर्तजा खान जो है वो आ गए बीजेपी में। बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बना लिया। अब वाजिद बशीर टिक्कू का दर्द लिए कि जनाब हम क्या कर रहे थे फिर आपकी पार्टी में, कार्यकर्ता के तौर पर तो हम दौड़ रहे थे, अब यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली बननी है। अब जनाब ये कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो मेहरबानी करिए यूटी की असेंबली का तो कम से कम हमको मैंडेट दीजिए। लेकिन बीजेपी ने कहा ना, बड़े नेता मुर्तजा खान को देंगे, तो बड़े नेता मुर्तजा खान को मैंडेट यहां से मिला। अब संभवतः वाजिद बशीर टिक्कू को भी अपनी राजनीति के बारे में कुछ तो सोचना है, क्योंकि जनता के बीच में तो वो भी है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, समाज सेवक, लोगों की बड़ी मदद करने वाले शहजाद मलिक भी मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा जी हम भी लड़ेंगे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर। और उसके बाद हैं इशफाक चौहान, वो भी, माफ कीजिए, इशफाक चौधरी, वो भी यहां से मैदान में है। ये बड़ा, मैंने तभी कहा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पीडीपी के पास दो नाम है, मारूफ खान और नदीम रफीक। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन गई है अच्छी खासी खिचड़ी। इस खिचड़ी में जीत कौन खाएगा, इस खिचड़ी को, बड़ा इंटरेस्टिंग। यानी आप जावेद राणा को नहीं कह सकते कि जीत गए, बड़ा मुश्किल है। लड़ना सबको है, यह नहीं कहा जा सकता मुर्तजा खान को कोई एज है। मैदान में उतरेंगे तो आपको वाजिद बशीर टिक्कू का भी सामना करना पड़ सकता है, शहजाद मलिक, इशफाक चौधरी, मारूफ खान, नदीम रफीक, इन सब का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आप जीतेंगे। इनमें से कोई कमजोर हो ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगा। मेंढर के बाद, अब ये मेंढर, ये मैंने आपको सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लगभग लेखा जोखा, जो कुछ मेरे पास डिटेल्स मैंने कलेक्ट की, वो सारी आपको बता दी। अब यहां से अगर आप इस पूरे खाके को देखें तो दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि पहाड़ी कबीला को एसटी देने के बाद बीजेपी ने अगर उसी वक्त एक एक्सरसाइज की होती और आज से 6-6 महीने पहले अपने प्रत्याशियों को बोल दिया होता कि आप लड़ेंगे, तो 6 महीने पहले कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले जाते, तो जितना डैमेज उन्होंने करना होता वो अभी तक कर गए होते। मगर बीजेपी को खुद नहीं पता था कि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक इस पूरे इलाके में ताल्लुक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पुंछ सीट के ऊपर, सुरनकोट की सीट के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम नेशनल कॉन्फ्रेंस की है कि उनके पास सुरनकोट में प्रत्याशी तो मौजूद है। तो एक पुंछ की सीट है, एक मेंढर है, एक बुद्धल है, और उसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जिस सीट को कहा जाए कि यहां कम कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर तो 8 की 8 सीटों के ऊपर क्यों है, इसके बारे में बीजेपी को गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए, और कांग्रेस को भी यह सोचना चाहिए कि कांग्रेस कब तक पगडंडियों के सहारे चलेगी। अपना कुछ ऐसा लगता है कांग्रेस के पास है नहीं। हर जगह कांग्रेस को किसी की लाठी पकड़नी है, किसी के कांधे पे चढ़ना है। लेकिन अपना पूछिए आपके पास क्या है, जनाब हम अलायंस में जा सकते हैं। मतलब हैरानगी होती है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर एक परसेप्शन है कि यह पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की खैरखा नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ 90 की 90 सीटों पर अपने खिलाड़ी खड़े कर रही है। वहीं पर कांग्रेस, जिसके ऊपर आरोप हर समय यह लगता है कि यह मुसलमानों की ही खैरखा पार्टी है, 90 की जगह 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इन 31 सीटों में भी, 32 सीटों में से भी वो सीटें हैं जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें दी। ये लीजिए, ये आपकी सीटें हो गई, इन पर आप लड़िए। तो कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं। रजौरी पुंछ के इलाके में भी नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
और ये जो अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, ये अलायंस भी, ये बात साफ, इस अलायंस के होने के बावजूद सब जगह तिकोड़िया चुकोड़िया मुकाबला है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, तीन पार्टियों के बीच में हर जगह मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तो ऑफिशियल कैंडिडेट और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनऑफिशियल कैंडिडेट। अच्छा, ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल कैंडिडेट्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी के चलते अब राजौरी और पुंछ में धमाल चौकड़ी मचेगी। स्ट्रेट लाइन की टीम भी कोशिश करेगी कि ये धमाल चौकड़ी आपको बिल्कुल ग्राउंड से आप तक पहुंचाया जाए, मगर उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन हर समय ये रहती है कि नेता हमसे बात करें। तो लेकिन नेताओं में मैंने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो है वो थोड़ा हेजिटेंट और रिलक्टेंट रहते हैं। उनकी हेजिटेशन और रिलक्टेंस का कारण सिर्फ ये है कि वो जानते हैं कि वो सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं जिन सवालों से वो थोड़ा नाराज होते हैं, थोड़ा गुस्से में आते हैं। कल में कांग्रेस के नेता, पूर्व कांग्रेस नेता और इस समय डीपीएपी के नेता अब्दुल मजीद वानी का स्ट्रेट लाइन मैग पर हमारे रिपोर्टर के साथ, हमारे जो ब्यूरो हेड हैं डोडा के, उनके साथ इंटरव्यू देख रहा था। उनके शब्द सुनकर, उनके लफ्ज सुनकर मुझे अफसोस हो रहा था कि एक नेता पत्रकार को यह कहता है कि या तो आप सोए हुए हो या तो आपको पता ही कुछ नहीं है। ये क्या, ये रोजे रोशन की तरह बिल्कुल आया बात है। सारी दुनिया ये जानती है, सबने ये बबांगे दोहल हर वक्त इस बात को कहा कि गुलाम नबी आजाद जब जम्मू कश्मीर आए थे तो उन पर इल्जाम ही यही था कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपकी पार्टी से इतने सारे लोग अगर भागे हैं तो क्यों भागे हैं? वो जाहिर सी बात है, वो हमने तो नहीं भगाए, वो जाहिर सी आपकी पार्टी से निकल कर क्यों गए? आज आपकी ही पार्टी का एक बड़ा नेता जुगल किशोर कटरा में भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट जिसका नाम अनाउंस हुआ, जब बाद में इसका टिकट कटा, उसके हक में बयान देते हुए नजर आए और उन्होंने वहां पर कहा मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैंने पार्टी छोड़ दी। तो वो आरोप और वो बातें जो थोड़ी तकलीफदेह हैं, उसको कबूलने में क्या दिक्कत है? आप पत्रकारों के साथ गाली गलौज करेंगे, आप हमको डराएंगे धमकाएंगे, हमको डराने धमकाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका रिकॉर्ड और आपकी जो एपीआर है वो लोगों ने लिखनी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने लिखनी है। आपकी गालियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बकवास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। ये ये कोई डीपीएपी के नेता हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, आप सार्वजनिक जगह पर गालियां दें या आप प्राइवेट में फोन पर गालियां दें, इनसे हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज भी पब्लिक स्क्रूटनी में हैं, कल भी पब्लिक स्क्रूटनी में हैं और अगले 1 साल, 10 साल, 20 साल भी आप पब्लिक स्क्रूटनी में ही रहेंगे। आपको वो सब कुछ सुनना होगा जो सब कुछ सुनना नहीं चाहते आप, वो सुनना होगा आपको, बिकॉज वो सच है आपको लेकर। तो अंत में यही कि राजौरी और पुंछ की ये जो बैटल है ये मजेदार होने जा रही है। तो हम भी इसको बड़े करीब से देखेंगे और आपको जमीन से बताएंगे कि राजौरी और पुंछ के लोग पहाड़ी कबीला को एसटी मिलने के बाद अब किस राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं।